अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मेमोरी मैनेजमेंट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डेडलॉक के जो लास्ट टॉपिक था बेंकर्स एल्गोरिथम और रिकवरी वो हमने कंप्लीट किया। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन टू मेमोरी मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट? मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? दिस इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरा लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने आपको एक बताया था मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में कि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, हमने अब तक की बात की कि जी प्रोग्राम्स हैं और प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं वो प्रोसेस जो है वो उनकी फॉर्मेशन में है, इंटरनली रन होता है। और उसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को पढ़ा कि किस तरीके से किन सिनेरियोज में जो है प्रोसेस जो है वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं और सीपीयू के टाइम स्लॉट जो है वो उनको दिया जाता है। वो वेट कर रहे होते हैं अपनी टर्न का, अपने टाइम स्पेंड का, अपने टाइम स्लॉट का। उसके बाद जब उनकी टाइम स्लॉट कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो वापस आ जाते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस को लिया जाता है। अब ये सारा सीन जो है ये हो कहाँ पे रहा होता है, ये प्रोसेसेस कहाँ पे खड़े होते हैं और ये प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही होती है, और इन तमाम चीज़ों की जो है वो कहाँ पे ये चीज़ें लोकेट हुई हुई होती हैं, दैट इज़ योर मेन मेमोरी। और हम मेमोरी मैनेजमेंट में उसी मेन मेमोरी की मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करती जाऊँ कि वैसे तो वी हैव मल्टीपल मेमोरीज इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, बट इन मेमोरी मैनेजमेंट वी डिस्कस ओनली मेन मेमोरी। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी सारी दिस इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी और आपकी सारी प्रोसेसिंग जो है वो आपकी मेन मेमोरी में होती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में होती है। जहाँ तक मैं बात करूँ आपकी सेकेंडरी मेमोरी की, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ मेमोरी, बट वो आपकी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है और उसके अंदर हम डाटा वगैरह आपके जो सिस्टम है कंप्यूटर डेटा में चेंजेस नहीं ला सकता, राइट? वो सिर्फ जस्ट फॉर परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। वहाँ से डेटा उठा के मेन मेमोरी में लाया जाता है और वहीं पे उसकी सारी प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करती जाऊँ कि आपका जो सीपीयू है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर मेन मेमोरी। आपके सेकेंडरी स्टोरेज के साथ वो कनेक्टेड नहीं होता। आपका सीपीयू जो है उसमें उसकी सारा जो है वो कनेक्शन किसके साथ सेट होता है, दैट इज योर मेन मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट में हम सारी मेन मेमोरी की डिफरेंट टेक्निक्स को, मेथडोलॉजीज को, मैकेनिज्म को यूज करेंगे, पढ़ेंगे। उसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से आपका मेमोरी मैनेजमेंट जो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है ये कैसे अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, किस तरीके से ये प्रोसेसेस को लेता है, सेव करता है। उसके बाद कहाँ किस तरीके से ये प्रोसेसेस को उठा के जो है वो सीपीयू असाइन करता है, या फिर जब उसे सीपीयू असाइन करने प्रोसेस का क्या सीन होता है, या तो उसे सीपीयू के जो कि टाइम स्पेंड चाहिए होता है, या फिर कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जो है मेमोरी के अंदर मेमोरी मैनेजर जो है वो चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है कि किस टाइम किस प्रोसेस को मेमोरी में लोड करना है और उसको कहाँ पे जो है वो स्पेस रिजर्व करनी है, उसके लिए कौन सी स्पेस रिजर्व करनी है। और उसके बाद जब वो प्रोसेस अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके एग्जिट कर जाता है तो उसके बाद वो जो मेमोरी जो है सो डीएलोकेट हो गई है। अब वो मेमोरी की वो वाली लोकेशन फ्री हो गई है तो अपने नेक्स्ट किस प्रोसेस अपकमिंग प्रोसेस को वो लोकेशन जो है वो रिजर्व करवानी है उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो सारी मेमोरी की जो मैनेजमेंट है वो कौन देख रहा होता है? दिस पार्ट ऑफ योर दिस फंक्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजर ये सारी चीजें देख रहा होता है और इसे मैनेज कर रहा होता है। दोबारा मैं यहाँ पे बता दूं, मेमोरी मैनेजमेंट में हम डिस्कशन करेंगे जस्ट मेन मेमोरी की, क्योंकि आपकी सारी प्रोसेसिंग जो है वो मेन मेमोरी में होती है। आपके जितने भी सेकेंडरी मेमोरी में फाइल्स या प्रोग्राम्स पड़े होते हैं, वेदर दोज प्रोग्राम्स बिलोंग टू सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, किसी किस्म के भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर होते हैं। लेकिन अगर उनको कोई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है तो उनको सेकेंडरी से उठा के कॉपी करके कहाँ पे मेन मेमोरी में लाया जाता है और उसके बाद उनकी फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। सीपीयू उनको असाइन हो गया या फिर कोई इनपुट आउटपुट जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। यहाँ पे एक एक पॉइंट मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे राइट किए हैं, पुट किए हैं इस इन नोट्स में। अब एक एक पॉइंट को हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट में हम कर क्या रहे होते हैं? एफिशिएंटली मैनेज कर रहे होते हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी को। ये एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या चीज़ है? इसका ये मतलब है कि जो आपके प्रोसेसेस हैं उनको किस तरीके से एफिशिएंटली उनके लिए स्पेस रिजर्व करके उनको वहाँ पे लोकेट करना है, और उसके बाद जब उनकी टर्मिनेशन हो जाती है आफ्टर एग्जीक्यूशन तो कैसे डी एलोकेट करना है। मेमोरी मैनेजर के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी स्पेस ऑक्युपाई है, कौन सी स्पेस फ्री है, और मेरे किस प्रोसेस को कितनी स्पेस चाहिए और
उसको मैंने कितनी स्पेस जो है वो एलोकेट करनी है। ये तमाम मैनेजमेंट जो है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो है वो पार्ट देख रहा होता है। और ये बेसिकली प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी को हम फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं। हमारे मेरे नेक्स्ट पॉइंट में ही मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ योर प्राइमरी मेमोरी, कि कब आपका प्रोग्राम लिंक लोड हुआ, कब वो लोड होने के बाद कैसे हमने उसके मॉड्यूल्स के साथ उसको लिंक अप करना है, कैसे उसकी रूटीन्स और लाइब्रेरीज हमने लोड करके उसको उस प्रोग्राम के साथ लिंक अप करनी है, कहाँ लोड करनी है, और उसके बाद किस तरीके से उसको जो है वो सीपीयू असाइन करना है, सीपीयू असाइन करने के बाद किस तरीके से सारी एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस को डी एलोकेट करना है, मेमोरी को फ्री करना है। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपके मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट देख रहा होता है। वो कहता है कि मेन मेमोरी रेफर्स टू अ फिजिकल मेमोरी एंड दैट इज इंटरनल मेमोरी टू द कंप्यूटर। वो कहते हैं कि मेन मेमोरी को आप एज अ फिजिकल मेमोरी भी रेफर कर सकते हैं। The word main is used to distinguish it from external mass storage such as disk drive। वो कहता है कि जो मेन वर्ड है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, ये जो मेन वर्ड है वो कहते हैं कि इसको डिफरेंट अदर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे डिस्क ड्राइव जैसी डिवाइसेस हैं, दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ मेमोरी। लेकिन वो कहते हैं कि जो मेन वर्ड है इसे डिस्टिंग्विश करता है आपकी अदर मैस स्टोरेज डिवाइसेस से। तो मेन से भी नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मेन मेमोरी है, और सारी जो मेन प्रोसेसिंग है, प्रोसेसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। कहता है नेक्स्ट पॉइंट में कि मेन मेमोरी इज आल्सो नोन एज रैम। मेन मेमोरी को हम रैम के तौर पे भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सीपीयू जो है वो कनेक्टेड होता है डायरेक्ट, उसकी सारी वो हो रही होती है मेन मेमोरी के साथ, रैम के साथ। इसकी रीजन क्या है? सीपीयू की भी स्पीड हाई होती है और आपकी रैम की स्पीड भी हाई होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में स्पेस होती है, बहुत ज्यादा स्पेस होती है, तमाम प्रोसेसेस जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में खड़े होते हैं जहाँ पे आप परमानेंट स्टोरेज देते हैं। लेकिन उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू रैम इतनी जो है वो फास्ट नहीं होती। और दूसरी बात करें तो परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है, उसमें हम डेटा जो है वो चेंज नहीं कर सकते। रैम के अंदर आप डेटा भी चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यही चीज बताई है, आप डाटा भी चेंज कर सकते हैं, और रैम की स्पीड भी हाई होती है। रैम की स्पीड हाई होती है, उधर से आपके सीपीयू की स्पीड हाई होती है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे साथ कनेक्टेड होते हैं और सारी फंक्शनैलिटी ओवरऑल आपके कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। The computer is able to, next point is this, the computer is able to change only data that is in main memory। कंप्यूटर उसी डेटा को चेंज कर सकता है जो आपकी मेन मेमोरी में जो है वो सेव होता है। मेन मेमोरी में डेटा जो आता है कंप्यूटर उसी को ही चेंज कर सकता है। इसलिए आपकी जितने भी सेकेंडरी जो स्टोरेज है वहां पे डाटा पड़ा होता है परमानेंट स्टोरेज में, उसको उठा के पहले कॉपी करके लाया जाता है मेन मेमोरी में, और उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एबल है सिर्फ और सिर्फ आपकी मेन मेमोरी के डेटा को चेंज करने का। वो कहता है देयरफॉर, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यही चीज उसने मेंशन की है, देयरफॉर एवरी प्रोग्राम वी एग्जीक्यूट एंड every file we access must be copied from a storage device into main memory। क्यों हम कॉपी करके मेन मेमोरी में ले आते हैं? यहाँ पे उसने रीजन बता दिया, बिकॉज कंप्यूटर इज एबल टू चेंज ओनली डेटा इन मेन मेमोरी। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आगे फर्दर इसको हम मजीद जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, वो कहता है मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स और मैनेज प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि ये फंक्शनैलिटी है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, लेकिन मैनेज का हैंडल करता है सिर्फ किसको? प्राइमरी मेमोरी को, आपकी मेन मेमोरी को, आपकी रैम को, एंड मूव्स प्रोसेसेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और क्या कर रहा होता है आपका मेमोरी मैनेजर? क्या कर रहा होता है? डील कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी को, और इसके साथ साथ जो आपके प्रोसेसेस हैं, जो आपकी डिफरेंट फाइल्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको बैक और फोर्थ बिटवीन किसके दरमियान? मेन मेमोरी और डिस्क के दरमियान ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कि ये प्रोसेस आ रहा है, अब इसने एग्जीक्यूट होना है, इसके बाद नेक्स्ट ये प्रोसेस इसने एग्जीक्यूट होना है, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, अब इसने टर्मिनेट होना है। अब रैम पे जगह देना और रैम से उसके बाद डी एलोकेट करना स्पेस को, ये सारी जो है मैनेजमेंट आपका मेमोरी मैनेजर देख रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहता है कि मेमोरी मैनेजमेंट कीप ट्रैक्स ऑफ एवरी मेमोरी लोकेशन। मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस होती हैं जिनके अपने एड्रेसेस होते हैं।
आगे जाके हम फिजिकल वर्चुअल ड्रेसेस को पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी लेंगे। लेकिन अब तक के लिए ये समझिए कि वो कहता है कि मेमोरी मैनेजमेंट कीप्स ट्रैक्स ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन। आपके मेमोरी मैनेजर के पास आपकी मेमोरी की हर लोकेशन का जो है वो ट्रैक होता है। ऑब्वियसली जब उसके पास ट्रैक होगा तो वो प्रोसेस को जो है वो थ्रू दैट ट्रैक जो है उस प्रोसेस को उस जगह पे या उस लोकेशन पे लोकेट करवाएगा या सेव करवाएगा, नॉट सेव करवाएगा, लोकेट करवाएगा या फिर डीएलोकेट करवाएगा। तो उसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट के पास ट्रैक्स का होना, लोकेशन के ट्रैक्स का होना लाजमी है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट ने अपने पास तमाम मेमोरी के लोकेशन के ट्रैक्स कीप किए होते हैं रिगार्डलेस ऑफ आइदर। अच्छा, यहाँ पे आगे वो ये बता रहा है कि भले वो उस लोकेशन पे कोई प्रोसेस जो है वो उस वो लोकेशन किसी प्रोसेस को एलोकेट की गई हो या फिर वो फ्री हो या एलोकेटेड हो, दोनों कंडीशन में आपके मेमोरी मैनेजमेंट के पास आपकी मेमोरी लोकेशन की ट्रैक्स होते हैं, whether that location is free, whether that location is allocated to some process for execution। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट बता रहा है फंक्शनैलिटी का कि नेक्स्ट फंक्शन क्या परफॉर्म करता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, इट चेक्स हाउ मच मेमोरी इज टू बी एलोकेटेड टू प्रोसेस। यहाँ पे ये चेक भी वो लगा रहा होता है कि मेरे एक प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो उसको उतनी ही मेमोरी एलोकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे वो कह रहा है कि इट डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम। ये भी डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस ने किस टाइम में कितनी मेमोरी गेट करनी है, उसको कितनी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट में वो ये बता रहा है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि उसके पास मेमोरी लोकेशन के तमाम ट्रैक्स होते हैं, राइट? समझ आइए कि नहीं? उसके पास मेमोरी लोकेशन, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के ट्रैक्स होते हैं, उन ट्रैक्स के थ्रू वो क्या करता है अपने प्रोसेसेस को मेमोरी वो लोकेशंस एलोकेट करता है। अब वो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि फ्री के भी ट्रैक्स उसके पास होते हैं और जो एलोकेटेड स्पेस होती है या लोकेशन होती है उसके ट्रैक्स भी होते हैं। यहाँ पे वो ये चीज बता रहा है कि ट्रैक्स वेन एवर सम मेमोरी गेट्स फ्री और unallocated and correspondingly it updates the status। यही बात वो यहाँ पे दोबारा बता रहा है कि उसके पास ना सिर्फ उन मेमोरी लोकेशंस के ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे प्रोसेसेस खड़े होते हैं, जो प्रोसेस ने एलोकेट की हुई होती है, या प्रोसेस जो है प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि जो फ्री हैं, जब वो फ्री के अलावा भी जो प्रोसेसेस जो है वो अनएलोकेट हो जाते हैं, डीएलोकेट हो जाते हैं और वो मेमोरी को उस लोकेशन को फ्री कर देते हैं, तो आफ्टर डीएलोकेशन या अनएलोकेशन वो जो मेमोरी लोकेशन है वो फ्री हो जाती है, उसके ट्रैक्स भी मेमोरी मैनेजर अपने पास जो है वो सेव रखता है। लास्ट पॉइंट वो कहते हैं ऑल द प्रोग्राम्स आर लोडेड इन द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, कि कोई भी प्रोग्राम आपका जिसने एग्जीक्यूट होना है उसका मेन मेमोरी में लोड होना बहुत जरूरी है। इसका फंडा ये है, आपको दोबारा एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं। मेन मेमोरी का फंडा क्या है बेसिकली, तो हम इसमें सारी जो डीलिंग है, सारी जो मैनेजमेंट है किसकी है, प्राइमरी मेमोरी की है, मेन मेमोरी की आपकी रैम की है। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी, उसकी रीजन ये है कि कंप्यूटर एबल है सिर्फ आपकी मेन मेमोरी के डेटा को चेंज करने के लिए। दैट्स वाई कोई भी प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होती है तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा कॉपी करके लाया जाता है प्राइमरी मेमोरी में और वहीं पे सारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है। इसकी सेकंड एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे ऐड किया वो ये है कि अब डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी के साथ क्यों नहीं डील करता सीपीयू। उसकी एक रीजन ये, एक तो वो परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है, डेटा चेंज नहीं हो सकता, नॉट चेंजेबल डेटा होता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम को अपने एग्जीक्यूशन के लिए टाइम टू टाइम चेंज डेटा भी रिक्वायर्ड होता है। तो सीन ये है कि एक तो डेटा नहीं चेंज हो सकता, दूसरा ये है कि स्पीड एज कंपेयर टू रैम सेकेंडरी स्टोरेज के आपकी जो है वो रैम की स्पीड ज्यादा होती है, उधर से आपके सीपीयू की स्पीड ज्यादा होती है। तो क्योंकि जिनकी स्पीड ज्यादा है तो वही दो जो है मेमोरी जो मतलब पार्ट्स हैं वो एक दूसरे साथ कनेक्टेड है। सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी मेन मेमोरी के साथ, राइट? और मेन मेमोरी जो है वो प्रोसेसेस उठाती है सेकेंडरी से, मेन मेमोरी में आए जाते हैं आ जाते हैं, उसके बाद मेन मेमोरी में उसकी फर्दर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। दिस इज बेसिक थीम ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें डिफरेंट चीजें हैं। डायनामिक लोडिंग की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी कि मैं क्या समझाने जा रही हूँ। दिस इज डायनामिक लोडिंग, इसको मैं अंडरलाइन भी कर रही हूँ। व्हाट इज डायनामिक लोडिंग? समटाइम ये होता है कि आप प्रोग्राम जो है वो अपनी मेमोरी के अंदर जो है वो जब रन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो आपकी मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है, ठीक है ना? तो समटाइम ये होता है कि वो पूरे का पूरा प्रोग्राम इकट्ठा ही लोड हो जाता है। समटाइम ये होता है कि कुछ पार्ट्स जो है उसके प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स लोड होते हैं मेन मेमोरी के अंदर। तो लोडिंग के इस मैकेनिज्म को हम डायनामिक लोडिंग कहते हैं। इस बात को समझिएगा।
कि सम टाइम ये होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं या उसको रन करते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले वो प्रोग्राम क्या होता है, लोड होता है आपकी मेन मेमोरी के अंदर। सम टाइम ये होता है कि आपका कंप्लीट प्रोग्राम लोड हो जाता है, सम टाइम ये होता है कि उसके कुछ पार्ट्स जो है वो लोड होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज डायनामिक लोडिंग। कंप्लीट प्रोग्राम एक टाइम में एकदम से ही लोड हो जाए, या फिर उसके पार्ट्स जो है वो वन बाय वन क्या हो, लोड हो। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डायनामिक लोडिंग। अब मैं इसको पढ़ के आपको बताती हूँ। Sometimes complete program is loaded into memory, but sometimes a certain part of a routine of a program is loaded into the main memory only when it is called by the program, जब program को call किया जाता है। This mechanism is called dynamic loading. इस mechanism को हम क्या कहते हैं? That is dynamic loading. अब हम आते हैं what is dynamic linking. Second point is what is, अच्छा ये आपके ना शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है ऑन पार्ट ऑफ थ्योरी भी है। जब मेमोरी मैनेजमेंट पे थ्योरी आ जाती है तो उसमें डायनामिक लोडिंग और डायनामिक लिंकिंग का, इन दो मैकेनिज्म का जो है वो मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायनामिक लिंकिंग। व्हाट इज डायनामिक लिंकिंग? वो कहता है कि आल्सो एट टाइम्स वन प्रोग्राम इज इंडिपेंडेंट ऑन सम अदर प्रोग्राम। सम टाइम ये होता है कि आपके कुछ प्रोग्राम्स जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं मेन प्रोग्राम्स, मेन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स पे। कुछ प्रोग्राम्स डिपेंड कर रहे होते हैं मेन जो आपका एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है उसके साथ। तो उन प्रोग्राम्स को वो कहता है कि ऑल, बजाय इसके कि आप लोड करें तमाम डिपेंडेंट प्रोग्राम्स को, हम उन प्रोग्राम्स को लिंक कर देते हैं किसके साथ, मेन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम के साथ। यानी कि तमाम डिपेंडेंट प्रोग्राम्स को लिंक नहीं करते, हम सिर्फ सर्टन जो है डिपेंडेंट प्रोग्राम्स को लिंक कर लेते हैं मेन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम के साथ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायनामिक लिंकिंग। कहने का मकसद ये है कि हमारे मेन प्रोग्राम्स के साथ जो छोटे प्रोग्राम्स जो हमें, छोटे मीन के आई मीन मॉड्यूल्स, समटाइम्स स्मॉल मॉड्यूल्स या स्मॉल फंक्शंस हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी जो लिंकिंग का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डायनामिक लिंकिंग। लोड तो हो गया, डायनामिक लोडिंग हो गई, उसके बाद लोडिंग के बाद सम टाइम हमें अपने किसी प्रोग्राम के साथ कोई रूटीन्स, लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो जब वो लिंक अप होते हैं आपके मेन प्रोग्राम के साथ, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड डायनामिक लिंकिंग। वो कहता है कि आल्सो एट टाइम्स वन प्रोग्राम इज लोडेड डिपेंडेंट ऑन सम अदर प्रोग्राम। इन सच अ केस rather than loading all the dependent programs, CPU links the dependent program to the main executing program। वो कहते हैं कि आपने ये नहीं करना कि सारे के सारे आप मेमोरी में लोड कर लें। आप क्या कर लेते हैं, लिंक अप कर लेते हैं, और जब उसको रिक्वायर्ड होता है वो उसको यूज कर लेते हैं। कहते हैं CPU links the dependent programs to the main executing programs when it's required। अब डिपेंडेंट प्रोग्राम्स को मेन प्रोग्राम के साथ लिंक अप कर लेता है CPU, और जब उसे रिक्वायर्ड होते हैं वो उसको यूज करते हैं। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज डायनामिक लिंकिंग। देखिए जितने भी डिपेंडेंट प्रोग्राम्स अगर वो सारे के सारे आपकी मेमोरी के अंदर लोड हो जाते हैं तो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ठीक है ना? तो वो क्या करता है, लिंक अप कर लेते हैं, और जब रिक्वायर्ड होता है प्रोग्राम को तो उन प्रोग्राम्स को यूज कर लेते हैं। दिस लिंकिंग इज कॉल्ड डायनामिक लिंकिंग। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज स्वैपिंग। व्हाट इज स्वैपिंग? इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। व्हाट इज स्वैपिंग? वो कहते हैं कि अ प्रोसेस नीड्स टू बी इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। हर प्रोसेस को मेमोरी की नीड होती है एग्जीक्यूशन के लिए। समटाइम हमारे पास ऐसी सिचुएशन में, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे दे रही हूँ, आगे जाके मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इसका कॉन्सेप्ट दूंगी, लेकिन आप बेसिक उसका कॉन्सेप्ट समझ जाए, इसको हम आगे जाके मैं आपको डायग्राम्स में ये चीज समझाऊंगी। वो कहते हैं कि अ प्रोसेस नीड्स टू बी इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। हर प्रोसेस को मेमोरी की नीड होती है एग्जीक्यूशन के लिए, बट समटाइम देयर इज नॉट एनफ मेमोरी टू होल्ड ऑल द करंट एक्टिव प्रोसेसेस इन टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो है वो समटाइम ये हो जाता है कि आपकी मेन मेमोरी जो है उसके अंदर स्पेस नहीं होती। राइट? किसमें? टाइम शेयरिंग की बात करें, इसके अंदर स्पेस नहीं होती। समटाइम्स ये सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, लेकिन हमारे हर प्रोसेस को मेमोरी की नीड है एग्जीक्यूशन के लिए। तो इस सीन में क्या होता है, इस सीन में ये होता है कि जो आपके जितने भी एक्सेसिव प्रोसेसेस हैं उनको मैं अलग डिस्क में मेंटेन कर लेते हैं, उनको एक अलग डिस्क पे क्या कर लेते हैं, टेम्परेली अलग डिस्क में मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद उस डिस्क से उन प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में ले आना, और उसके बाद दोबारा मेन मेमोरी से प्रोसेसेस को डिस्क में ले जाना, स्वैप इनिंग और स्वैप आउटिंग का कॉन्सेप्ट है ये।
क्या करते हैं, दोबारा एक बात बताती हूँ, ये चीज़ समझाती हूँ कि प्रोसेसेस जो हैं मेमोरी मेमोरी रिक्वायर्ड है प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, राइट? समटाइम टाइम शेयरिंग सिस्टम में ये होता है कि आपके पास एनफ मेमोरी नहीं होती तमाम जो आपके एक्टिव करंटली प्रोसेस है उनको जगह देने के लिए। तो वो क्या करती है कि अलग से एक दिस इज अ मैनेजमेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अभी आप कह रहे थे ना कि मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है कि वो चीज़ों को देख रहा होता है कि किस तरीके से मेमोरी को मैनेज करना है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कि क्या किया उसने देखा कि आई हैव नॉट एनफ स्पेस इन माय मेन मेमोरी, तो उसने क्या किया अलग से डिस्क मेंटेन कर ली और उन एक्टिव प्रोसेसेस को वहाँ पे जो है वो कीप कर लिया। उसके बाद जब वो रिक्वायर्ड हुए तो क्या हुआ कि उनको वहाँ से उठा के मेन मेमोरी में ले आए, दैट इज़ कॉल्ड स्वैपिंग इन। और उसके बाद वहाँ से उठा के जब उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो दोबारा उनको या एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं, उनका टाइम स्पेन खत्म हो गया है सीपीयू का, या कोई आईओ इंटरप्ट अकर हुआ तो उसने फिर दोबारा मेन मेमोरी से उस प्रोसेस को उठा के स्वैप आउट किया, स्वैप आउट फ्रॉम मेन मेमोरी, स्वैप आउट करके दोबारा डिस्क में डाल दिया। एंड दिस होल मैकेनिज्म एंड होल सिनेरियो इज कॉल्ड स्वैपिंग, राइट? स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझे कि व्हेन यू योर एवरी प्रोसेस नीड्स टू बी in memory for execution and but there is no space in your main memory, तो क्या होगा, अलग से डिस्क मेंटेन करेगा आपका मेमोरी मैनेजर और उस डिस्क में तमाम प्रोसेसेस को क्या करेगा, खड़ा कर देगा। उसके बाद जब उस प्रोसेस की बारी आएगी अपनी मेन मेमोरी में प्रोसेसिंग के लिए तो फिर उस प्रोसेस को डिस्क से उठा के मेन मेमोरी में लाया जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्वैपिंग इन। और उसके बाद जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा या प्रोसेस अभी अपना टाइम स्पेन उसने कंप्लीट नहीं किया, उसने अपना हाफ टाइम स्पेन कंप्लीट किया, तो फिर क्या होगा, दोबारा उसे डिस्क में जाना है तो क्या होगा, स्वैप आउट होगा और वो मेन मेमोरी से डिस्क में जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मेमोरी स्वैपिंग, कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्वैपिंग। अब हम आते हैं थोड़ा सा एड्रेसेस का, मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट दूं। लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं? लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट होते हैं सीपीयू से, इसे सीपीयू जनरेट करता है। याद रखिएगा, लॉजिकल एड्रेसेस ऑलवेज जनरेटेड बाय द सीपीयू, जहाँ पे आपके प्रोसेसेस जो है या आपका डेटा खड़ा है। लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं आपकी मेमोरी के अंदर एंड आल्सो रेफर टू एज वर्चुअल एड्रेसेस। याद रखिएगा कि इनको हम लॉजिकल एड्रेसेस को वर्चुअल एड्रेसेस भी कहते हैं। जनरेट करते हैं या आपके सीपीयू। फिजिकल एड्रेसेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट। एमएमयू के आगे हम जाके बात करेंगे। फिजिकल एड्रेसेस जो है वो मेमोरी यूनिट इनको देख रहा होता है। ये प्रोसेस एड्रेस स्पेस क्या है? सेट ऑफ आपके जो लॉजिकल एड्रेसेस है, प्रोसेस एड्रेस स्पेस क्या है? मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दूं। The process address space is the set of logical addresses that a process referred to in its code. जो अपने process जो है वो अपने reference जो है वो as a reference यूज करता है अपने code में। प्रोसेस एड्रेस स्पेस बेसिकली सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस है और लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट करता है आपका सीपीयू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो 32 बिट एड्रेसिंग की बात करता है कि ये यूज में है। कितनी बिट एड्रेसिंग क्या है, यूज में है, तो इसके आगे वो रेंज भी आपको बता रहा है और इसका टोटल थ्योरेटिकल साइज दैट इज 2 गीगाबाइट्स। ये बात की समझ की नहीं? 32 एड्रेसिंग इन इट्स इन इज इन यूज। यूज में जो है वो कितनी है, 32 32 बिट एड्रेसिंग जो है वो यूज, जब यूज में होती है तो क्या है, तो ये जो है वो आपका प्रोसेस एड्रेस स्पेस है जो सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस हैं और इनको जनरेट करता है सीपीयू। यहाँ पे एक बात दोबारा बता दो, इन यूज जो क्या है, यूज में है। कितनी है, यूज में। जो जो मेमोरी जो आपकी स्पेसिंग यूज में होती है वो जनरेट कौन कर रहा होता है, सीपीयू कर रहा होता है। और उसको उसको हम कहते हैं दैट इज लॉजिकल एड्रेस। तो याद रखिएगा कि ये वो एड्रेसिंग है जो यूज में है और उनको देखें ऑब्वियसली यूज में है तो सीपीयू उनको जनरेट कर रहा है ना। तो लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट करता है सीपीयू और ये इन यूज जो है वो होती है। इनकी रेंज जो है वो यहाँ पे एग्जांपल दे दी कि सपोज के 32 बिट एड्रेसिंग है तो इसका थ्योरेटिकल साइज क्या है, 2 गीगाबाइट आपके जो है वो स्पेस जो है वो क्या है, यूज में है। 2 गीगाबाइट आपकी जो स्पेस है वो क्या है, यूज में है। 32 बिट एड्रेसिंग जो है वो क्या है, इन यूज है। और ये जो प्रोसेस एड्रेस स्पेस है दैट इज अ सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस और इनको जनरेट करता है सीपीयू। The operating system take care of mapping the logical addresses to physical addresses at the time of memory allocation to the
प्रोग्राम। वो कहते हैं कि जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो आपकी लॉजिकल एड्रेसेस से फिजिकल एड्रेसेस की जो मैपिंग है, लॉजिकल एड्रेसेस कौन से होते हैं? लॉजिकल एड्रेसेस मैंने अभी आपको बताया, जनरेटेड बाय सीपीयू। और जो आपके फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, इनको एक एमएमयू मेमोरी यूनिट देख रहा होता है। एक हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस है जो फिजिकल एड्रेसेस को देख रहा होता है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन, प्रोग्राम को जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो लॉजिकल एड्रेसेस और फिजिकल एड्रेसेस की जो मैपिंग है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, या आप इनसे फेमिलियर भी, अभी मैं पढ़ूंगी तो आपको, आपने लैंग्वेजेस डेफिनेटली पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, तो उसमें जो है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो कब कब ये एड्रेसेस जनरेट होते हैं, आइए देखते हैं। हम कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस यूज्ड इन प्रोग्राम बिफोर एंड आफ्टर मेमोरी इज एलोकेटेड। जब उनको मेमोरी एलोकेट पहले की जाती है और उसके बाद जब एलोकेट कर ली जाती है। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारे पास एड्रेस है, ये मेमोरी एड्रेसेस हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले हमारे पास सिंबॉलिक एड्रेसेस होते हैं। सिंबॉलिक एड्रेसेस कौन से होते हैं? these addresses used in a source code। आप सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, राइट। तो उनके लिए जो हम जनरेट करते हैं एड्रेसेस, दैट दोज एड्रेसेस आर कॉल्ड सिंबॉलिक एड्रेसेस, राइट। सोर्स कोड के लिए द एड्रेसेस यूज्ड इन अ सोर्स कोड, द वेरिएबल नेम्स, कांस्टेंट्स एंड इंस्ट्रक्शन लेबल आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सिंबॉलिक एड्रेस स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिव एड्रेसेस। जब आप अपने प्रोग्राम को, सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जो हमें एड्रेस चाहिए, देखिए कंपाइल करने के बाद एक और कॉपी जनरेट होती है। कंपाइलेशन के बाद एक ट्रांसलेटेड कॉपी और कंपाइल्ड कॉपी जनरेट होती है। वो कहाँ पे सेव होती है? रिलेटिव एड्रेसेस में। एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, अ कंपाइलर कन्वर्ट्स symbolic addresses into relative addresses। जो है वो symbolic addresses से क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाती है कंपाइलेशन के टाइम रिलेटिव एड्रेसेस में। यानी देखिए, हर टाइम में सोर्स कोड की बात करूं तो एड्रेस डिफरेंट था, सिंबॉलिक था। अगर मैं कंपाइलेशन की बात करूं तो एड्रेस रिलेटिव हो गया। और उसके बाद फिजिकल एड्रेस, वो कहता है द लोडर जनरेट्स दीज एड्रेसेस एट द टाइम व्हेन द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी। और जब आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, तो फिर आपका जो है वो फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस में वो सेव होते हैं। वर्चुअल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपके जो वर्चुअल एड्रेसेस हैं या फिजिकल एड्रेसेस हैं, वो सेम होते हैं कंपाइलेशन टाइम में और लोडिंग टाइम में। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। वर्चुअल एड्रेस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, फिजिकल एड्रेस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। वर्चुअल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू, इन यूज में जो होते हैं उस वो वाले एड्रेसेस है। फिजिकल एड्रेसेस जो है, इनको कौन देख रहा होता है? एमएमयू। एमएमयू आपका जो है मेमोरी यूनिट, एक फिजिकल पार्ट है, वो देख रहा होता है। वो कहते हैं कि वर्चुअल एड्रेसेस है या फिर फिजिकल एड्रेसेस है, ये सेम रहते हैं आपकी कंपाइलेशन के टाइम, सेम रहते हैं आपकी कंपाइलेशन के टाइम। लेकिन जब डिफरेंट हो जाते हैं किस टाइम? एग्जीक्यूशन के टाइम, कंपाइलेशन के टाइम। दिस इज प्योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कि वर्चुअल एड्रेसेस और आपके फिजिकल एड्रेसेस जो है वो सेम होते हैं कंपाइलेशन टाइम में, और वर्चुअल एड्रेसेस एंड फिजिकल एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं एग्जीक्यूशन टाइम में। ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि वर्चुअल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर द सेम इन कंपाइल टाइम एंड लोडेड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम। और उसके बाद वर्चुअल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं, differ in execution time addressing binding scheme। वो कहते हैं the set of नेक्स्ट में वो बता रहा है, ये चीज आपको मैंने ऊपर भी मेंशन की है और यहाँ दोबारा जो है वो मैं मेंशन कर रही हूँ कि the set of all logical addresses generated by a program is referred to as logical address space। एड्रेस स्पेसिंग की हमने पहले से बात की। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या चीज होती है और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है? What is logical address space? लॉजिकल एड्रेस के बारे में, लॉजिकल एड्रेस जो है वो स्पेस क्या चीज होती है? लॉजिकल एड्रेस के बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ, दैट इज जनरेटेड बाय सीपीयू। ये बात माइंड में रखिएगा। द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम is referred to as logical address space, and the set of all physical addresses corresponding to these logical addresses is referred to as physical address space। जितनी भी आपके फिजिकल एड्रेसेस हैं, सेट ऑफ फिजिकल एड्रेसेस हैं, उनको हम फिजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं। और जितने भी आपके लॉजिकल एड्रेस हैं जो जनरेट किए गए हैं, जनरेटेड बाय प्रोग्राम, उनको हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं।
The runtime mapping from virtual to physical address is done by memory unit. ये बात अभी हम बात कर रहे थे memory unit की, which is a hardware device. वो कहते हैं runtime mapping जो है virtual to physical address, जो runtime है running के time, execution के time जो मैपिंग होती है virtual to physical address, ये कौन डन कर रहा होता है? That is MMU, memory management device. That is a hardware device. memory management unit कहते हैं हम इसको. रनिंग टाइम में आपकी वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेसेस की जो मैपिंग मेंटेन कर रहा होता है, दैट इज योर एमएमयू. और कैसे मेंटेन कर रहा होता है? इसके पास दो जो है वो मैकेनिज्म है. एमएमयू यूजेस फॉलोइंग मैकेनिज्म टू कन्वर्ट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस. बहुत ही सिंपल दो मैकेनिज्म है. बेस एड्रेस का जो रजिस्टर है, बेस एड्रेस का जो रजिस्टर है, क्या कर रहा होता है आपका एमएमयू? बेस एड्रेस का जो रजिस्टर है उसको ऐड कर रहा होता है. बेस एड्रेस का जो रजिस्टर है उसको ऐड कर रहा होता है आपके एड्रेस लोकेशन से. आपकी एड्रेस लोकेशन से क्या कर रहा होता है? उसको ऐड कर रहा होता है. तो हमारे पास जो है वो ये मैपिंग हो जाती है वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस. एक इसका ये मेथोडोलॉजी और मैकेनिज्म है. देखिए मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, कहते हैं द वैल्यू इन द बेस रजिस्टर. आपके बेस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है एडेड टू एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय अ यूजर प्रोसेस. यूजर प्रोसेस से जो एड्रेस जनरेट होता है, जो यूजर एड्रेस लोकेशन होती है, यूजर प्रोसेस से जो एड्रेस क्या होता है जनरेट होता है, उसको हम ऐड, आपका जो एमएमयू है ऐड कर देता है बेस एड्रेस की वैल्यू के साथ, विच इज ट्रीटेड एज ऑफसेट एट द टाइम इट इज सेंड टू मेमोरी. और इसको हम एज ऑफसेट जो है वो ट्रीट करते हैं जब हम मेमोरी को सेंड कर रहे होते हैं ये एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल, if the base register value is this 10000, then the attempt by the user to use address location, आपका जो यूजर है वो एड्रेस लोकेशन कौन सी यूज कर रहा है? 100. तो क्या करेंगे? will be dynamically reallocated to location this. इसको ऐड कर दिया बेस एड्रेस की वैल्यू को. यहाँ पे एग्जांपल में बेस एड्रेस की वैल्यू आपके पास जी आ रही है, इसको ऐड कर दिया इस वैल्यू के साथ जो आपकी यूजर जो है वो यूजर प्रोसेस ने जनरेट किया है. इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे. तो हमारे पास ये पहला मैकेनिज्म है जो हम मैपिंग कर रहे हैं वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस एट द टाइम ऑफ रनिंग. एट द टाइम ऑफ रनिंग मैपिंग करता है विजुअल टू फिजिकल एड्रेस. कौन? एमएमयू, आपका हार्डवेयर डिवाइस. राइट. क्या कर रहा होता है? बहुत ही सिंपल फंडा है कि बेस एड्रेस के रजिस्टर, जो बेस एड्रेस के रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है उसको ऐड कर देता है उस वैल्यू के साथ जो आपके यूजर प्रोसेस की जो है वो जनरेटेड एड्रेस है. यूजर प्रोसेस का जनरेटेड एड्रेस जो है उसके साथ ऐड कर रहा है बेस रजिस्टर की वैल्यू को. सेकंड, वो बताता है कि द यूजर प्रोग्राम डील्स विद वर्चुअल एड्रेसेस. जो आपका यूजर प्रोग्राम है वो डील करता है वर्चुअल एड्रेसेस के साथ. इट नेवर सी द रियल एड्रेसेस. तो यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, क्योंकि आपका जो यूजर है वो डील ही सिर्फ किसके साथ कर रहा है? वर्चुअल एड्रेसेस के साथ कर रहा है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग. बहुत ही सिंपल सिनेरियो है इसके अंदर. क्या सीन है? व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग? जब आपके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लोड होता है तो उसी टाइम जो है वो उसकी आपकी लोडिंग प्रोग्राम की, कंप्यूटर प्रोग्राम की स्टैटिक होगी या डायनामिक होगी, ये डिसाइड कर लिया जाता है. ठीक है ना, कि इसमें से कौन सी लोडिंग होगी? डायनामिक लोडिंग होगी और स्टैटिक लोडिंग होगी. वो कहते हैं द चॉइस बिटवीन स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग इज टू मेड एट द टाइम ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम बीइंग डेवलप्ड. जब वो डेवलप होता है उसी टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसने स्टैटिकली लोड होना है या इसने डायनामिकली लोड होना है. अब देखते हैं डिफरेंस क्या है स्टैटिक लोडिंग में और डायनामिक लोडिंग में. डिफरेंस क्या है? वो कहते हैं कि इफ यू हैव टू लोड योर प्रोग्राम स्टैटिकली, अगर आप अपने प्रोग्राम को स्टैटिकली लोड करेंगे, देन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन द कंप्लीट प्रोग्राम विल बी कंपाइल्ड एंड लिंक्ड विदाउट लीविंग एनी एक्सटर्नल प्रोग्राम और मॉड्यूल डिपेंडेंसी. वो कहते हैं कि अगर तो स्टैटिकली आपने अपने प्रोग्राम को लोड किया है तो क्या होगा कि आपका जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो कंपाइल भी हो जाएगा और लिंक भी हो जाएगा. आपका स्टैटिकली जब आप इसको जो है वो लोड कर रहे हैं, और ये स्टैटिकली लोडिंग की जो चॉइस है ये हम एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ही क्लियर करते हैं कि हम जो ये प्रोग्राम वी आर गोइंग टू डेवलप दिस कंप्यूटर प्रोग्राम, whether this program is load in statically mode or in dynamically mode. ये चीज हम डेवलपमेंट के टाइम ही डिसाइड कर लेते हैं. इफ यू हैव टू लोड, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इफ यू हैव टू लोड स्टैटिकली,
जब आपने स्टैटिकली जो है वो लोड किया, देन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन के टाइम ही आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम कंपाइल्ड भी हो जाएगा और लिंक्ड भी हो जाएगा, राइट? क्या है स्टैटिक लोडिंग में? क्या है कि जब आप स्टैटिक लोडिंग करते हैं तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन आपका सारे का सारा प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है और जो है वो लिंक भी हो जाता है. The linker combines the object program with other necessary object modules into an absolute program which also include logical addresses. और वो कहते हैं कि इसके अंदर जब वो कंपाइल, देखिए कंपाइलेशन के टाइम अगर कंपाइल्ड भी हो जाएगा कंप्लीट प्रोग्राम और लिंक भी हो जाएगा तो डेफिनेटली लॉजिकल एड्रेसेस इंक्लूड होंगे. जब वो लिंक्ड होगा, जहाँ पे लिंकिंग की बात करते हैं कंपाइलेशन के टाइम, तो जैसे ही लिंक होगा उसके साथ ही उसके जितने भी लॉजिकल एड्रेसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे. एंड इफ यू आर राइटिंग अ डायनामिकली लोडेड प्रोग्राम, अगर आप डायनामिकली लोडेड प्रोग्राम कर रहे हैं, देन योर कंपाइलर विल कंपाइल द प्रोग्राम एंड फॉर ऑल द मॉड्यूल्स which you want to include dynamically, only reference will be provided and rest of the work will be done at the time of execution. वो कहते हैं कि अगर डायनामिकली लोडिंग करोगे तो फिर आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं जो आपने इंक्लूड करने हैं डायनामिकली, उनके रेफरेंस जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे और बाकी जो है सारा काम तो एग्जीक्यूशन के टाइम होगा, फिर कंपाइलेशन के टाइम नहीं होगा. सिंपल दोनों का जो है वो फंडा क्या है कि अगर मैं बात करूं स्टैटिक लोडिंग की, तो स्टैटिक लोडिंग में कंपाइलेशन के टाइम ही कंपाइल हो जाता है आपका कंप्लीट प्रोग्राम और लिंक भी हो जाता है. जब अगर वो लिंक होएगा तो इसके अंदर लॉजिकल एड्रेस होते हैं, द लिंकर कंबाइंस, और वही लिंकर कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद अदर नेसेसरी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स इनटू एन एब्सोल्यूट प्रोग्राम व्हिच आल्सो इंक्लूड लॉजिकल एड्रेसेस. स्टैटिक जो आपकी लोडिंग है उसमें कंपाइलेशन के टाइम आपकी कंपाइलेशन भी हो जाती है, आपकी लिंकिंग भी हो जाती है, और जब लिंकिंग कंपाइलेशन के टाइम हो जाती है तो लिंकर सारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स को लिंक कर लेता है अदर मॉड्यूल्स के साथ और इसके साथ ही लॉजिकल एड्रेसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं. दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्टैटिक लोडिंग. और अगर मैं डायनामिक लोडिंग की बात करूं तो डायनामिक लोडिंग के टाइम सिर्फ कंपाइल होता है आपका प्रोग्राम और जितने अदर मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको जो इंक्लूड होने हैं, डायनामिकली इंक्लूड होने हैं, उनके रेफरेंस वो प्रोवाइड कर लेता है. बाकी सारा काम जो है वो डन होता है आपका एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक लोडिंग एंड dynamic loading. At the time of loading with static loading, the absolute program is loaded into memory in order for execution to start. वो कहता है कि static loading में क्या होता है, absolute program and data is loaded into memory in order for execution to start. कि हमने जो है वो at the time, अच्छा, और नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि if you are using dynamic loading, dynamic routines are of the library are stored on a disk in relocatable form and are loaded into memory when they are needed by the program. Static में सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि स्टैटिक लोडिंग में आपके जितने भी जो है वो साथ में मॉड्यूल्स हमें रिक्वायर्ड है अपने मेन प्रोग्राम के साथ, वो भी लोड हो जाते हैं, लेकिन डायनामिक लोडिंग में नहीं होते. उसके रेफरेंस जो है वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं और एज पर नीड जब हमें जरूरत होती है उन मॉड्यूल्स की, उन रूटीन्स की, तो उसके बाद वो उस टाइम वो कॉल कर लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. मेरी बात को समझे. स्टैटिक लोडिंग में क्या होता है, कंपाइलेशन के टाइम ही सारे जो मॉड्यूल्स हैं जो लिंक अप कर दिए जाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मतलब रूटीन्स अगर रिक्वायर्ड हो आपको मेन प्रोग्राम के साथ. लेकिन डायनामिक लोडिंग में उनके रेफरेंस दिए जाते हैं और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जब वो रिक्वायर्ड होते हैं तो फिर वो जो है उनके साथ लिंक अप होते हैं. दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक लोडिंग. आज के लिए मैंने आपको जो पढ़ाया है उसका एक छोटा सा रिकैप दे दूं. आज हमने मेमोरी मैनेजमेंट को पढ़ा. यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि हम इसमें जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट में टोटली जो है वो काम देख रहे होते हैं, मेन मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को और रैम को. उसके मैंने आपको रीजन भी बता दी. एक तो कंप्यूटर जो है वो डेटा चेंज कर सकते हैं, दूसरा स्पीड उसकी हाई होती है, और स्टोरेज जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए वो डेटा चेंजेबल नहीं होता. दैट्स वाई मेन सारा जो काम है प्राइमरी मेमोरी में होता है और सारी मैनेजमेंट भी वहीं पे ही हो रही होती है. मैनेजमेंट किस सेंस में कि आपने प्रोसेसेस को जो है वो कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कौन सी आपकी मेमोरी से एलोकेशन लोकेशन फ्री हो गई है, कौन सी आपकी मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई है, आपके किस प्रोसेस ने किस टाइम में कौन कितनी मेमोरी को डी एलोकेट करना है, आपके किस प्रोसेस ने किस टाइम में आगे कितनी मेमोरी को एलोकेट करना है. इसके अलावा जो है वो एड्रेसेस, मेमोरी के डिफरेंट जो है वो एड्रेसेस जो है वो किस हिसाब से किस प्रोसेस की एड्रेसेस की जो है वो मेंटेनेंस है, वो किस तरीके से वर्चुअल एड्रेसेस कैसे होंगे, फिजिकल एड्रेसेस कैसे होंगे. इसके अलावा डायनामिक और लोडिंग और डायनामिक लिंकिंग के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया.
ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया, आगे जाके इसको थोड़ा-सा जब मैंने स्टैटिक लोडिंग के साथ कंपेयर किया तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बताई कि डायनामिक लोडिंग में क्या होता है कि आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम, ये जो पूरी की पूरी रूटीन्स जो है, या तो वो पार्ट में या फिर वो पूरी की पूरी जो है वो लोड हो जाती है, इसे हम कहते हैं डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लिंकिंग के बारे में बताया, स्वैपिंग के बारे में बताया कि अगर आपकी मेन मेमोरी के अंदर स्पेस जो है वो फुल हो जाती है, तो अब फिर जो अपकमिंग जो आने वाले प्रोसेस हैं हम उनको कहाँ लोकेट करते हैं, कहाँ हम सेव करते हैं, उनको मैं अलग डिस्क मेंटेन करते हैं और उसी डिस्क से डेटा आता है और जाता है, स्वैप इन होता है, स्वैप आउट होता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इस प्रोसेस को हम स्वैपिंग करते हैं। देखिए दिस इज अ मैनेजमेंट। आपके मेमोरी मैनेजमेंट ने ये चीज़ संभाली कि अगर मेरी मेमोरी या मेरी मेमोरी स्पेस की स्पेस फुल हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इसके अलावा लॉजिकल एड्रेसेस के बारे में मैंने आपको बताया, दीज आर आल्सो कॉल्ड वर्चुअल एड्रेसेस। ये जनरेट करता है सीपीयू जो इन यूज आपके होते हैं। फिजिकल एड्रेसेस के बारे में बताया कि इसको मेमोरी यूनिट देख रहा होता है, इनको मेंटेन जो है वो मेमोरी यूनिट कर रहा होता है। प्रोसेस एड्रेस स्पेस जो है, सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस को हम कहते हैं, या इन यूज जो है वो आपके जो एड्रेसेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज प्रोसेस एड्रेस स्पेस। सेट ऑफ लॉज बेसिकली सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस को हम प्रोसेस एड्रेस स्पेस कहते हैं। और ये होते क्या हैं, इसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैप अप करता है आपके लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस में एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन। और इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस हैं। जब हम एक बार जब हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करते हैं, उसके सोर्स कोड की एड्रेसिंग के लिए हम सिंबॉलिक एड्रेस यूज़ करते हैं। जब वो प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, तो उसकी एड्रेसिंग के लिए हम रिलेटिव एड्रेसिंग एड्रेसेस यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जितने भी लोडर जनरेट्स दीज़ एड्रेसेस, जब आपका प्रोग्राम लोड हो जाता है, तो फिजिकल एड्रेसेस जो है वो एड्रेसेस उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ वर्चुअल फिजिकल एड्रेसेस के बारे में बताया है कि ये यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार मैं फिर जो है वो रिपीट करूंगी कि आपके वर्चुअल और फिजिकल एड्रेसेस सेम होते हैं कंपाइलेशन के टाइम, दिस इज योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और आपके फिजिकल एंड वर्चुअल एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम में। डायनामिक और एंड में हमने स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग पढ़ी, और आपकी डायनामिक लोडिंग का मैंने ऊपर भी कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये आज का जो है वो आपका लेक्चर है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक लिंकिंग। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।